ओहो, क्या कैसे? बाइक से? अच्छा, बाइक भी ठीक है, खैरियत से? अच्छा, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ठीक है जी, हम बैक टू स्टडीज आते हैं। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल हम कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था। एक बेसिक इसका नो हाउ, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इसकी अकाउंटिंग होगी कैसे, इसकी रिकॉर्डिंग होगी कैसे। मटेरियल दो तरह के होते हैं, नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल एंड नंबर टू इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या क्या होते हैं मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है। तो एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे और इनडायरेक्ट मटेरियल की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो देखिएगा। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा याद रखिए, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम अभी चल रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल इनकॉर्पोरेट होते हैं, यस और नो। तो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट। दूसरी ही जगह इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स याद रखिएगा क्या होते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, किसकी? डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की रिकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। वेरएज आप जब इनडायरेक्ट मटेरियल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये इसका रूल है। ये क्या है? ये रूल है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों है। ये तरीका है, वो डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड करने का तरीका है और ये इनडायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड करने का तरीका है, जिसको यहाँ इस बॉक्स में डिफाइन किया गया। ओके, किस बॉक्स में? इस लेट डॉटेड बॉक्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स आर क्रेडिटेड टू द मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट एंड डेबिटेड टू द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। Indirect materials are credited to the materials control account and debited to the production overhead account. ये है इसकी जर्नल एंट्री। अब आइए छोटा सा सवाल। A manufacturing business has purchased materials costing $1,02,000 on credit. On credit से मुराद क्या है मानो? इसका क्या मतलब है ऑन क्रेडिट? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसने माल खरीदा है 1,02,000 का। ऑन क्रेडिट क्या मतलब? ऑन क्रेडिट पेमेंट नहीं की, उधार पे ली है। उधार पे माल खरीदा है, पेमेंट अभी नहीं की कासिम, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2003, एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, यानी जुलाई के शुरू में, देवर इन्वेंटरीज। जब भी आपको कोई सवाल में मेंशन हो ना, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या एट द स्टार्ट या डेट गिवन हो जो कि 1 जनवरी, तो आप समझ जाओ ओपनिंग की बात हो रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बोलेगा ये ओपनिंग इन्वेंट्री, आपको कुछ समझना पड़ेगा कि at the start of July, there were inventories of raw materials of $13,000. During the month, $88,000 of direct materials were issued to production. 88,000 के डायरेक्ट मटेरियल कहाँ भेजे गए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑफ कोर्स। एंड 15,000 के इनडायरेक्ट मटेरियल भेजे गए कहाँ? भेजे गए ऑफ कोर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? We will now prepare the accounting entries for the materials for the month of July. अब मैं चाहूंगी कि आप लोग इस सवाल को खुद ट्राई करो कि इसकी जर्नल एंट्रीज मुझे बस बना के बताओ कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। वहां आपको रूल भी बता दिए, जर्नल एंट्री का ये रूल है।
बेटा मेरा स्मार्ट पेन ला दीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज परचेज मटेरियल, मटेरियल खरीदा 1,02,000 का, किस पे? उधार पे, जिसमें से 88,000 डायरेक्ट मटेरियल था और 15,000 इनडायरेक्ट मटेरियल था। तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनाएंगे आप? थैंक यू सो मच। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। डायरेक्ट मटेरियल जब भी रिकॉर्ड होगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। वेरएज जब इनडायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड होगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब मुझे यहाँ पे ये सवाल की एंट्रीज बना के बताएं कि 1,02,000 का माल खरीदा गया है उधार पे, जिसमें से 88,000 डायरेक्ट मटेरियल है जो कि इशू हो चुका है प्रोडक्शन में, और 15,000 इनडायरेक्ट मटेरियल है जो कि अगेन इशू हो चुका है प्रोडक्शन में। तो अब बताइए इसकी रिकॉर्डिंग क्या बनेगी, एंट्रीज क्या बनेगी? जी इकरा, जी आयशा। जल्दी से बता दें, इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, सामने आपके सामने चीजें लिखी हुई भी हैं, सिर्फ उस पर पुट करना है डेटा। इसमें आपको सवाल भी given है परचेज मटेरियल कॉस्ट 1,02,000। हम्म। ये हमारे पास स्टार्टिंग है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल रॉ मटेरियल। हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं परचेजेस अकाउंट या मटेरियल्स अकाउंट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने परचेज किया है, माल आया है, माल आया है तो माल एसेट है, माल एसेट है तो एसेट बड़ा है, एसेट बड़ा है तो कौन सा साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। और बदले में उधार पे हमने लिए है, यानी हमने अभी कोई पैसे नहीं दिए, तो यानी हमारे लिए तो ये फिर एक लाइबिलिटी हो गई। तो हम क्या करेंगे? पेबल्स अकाउंट क्रेडिट, कितने का? 1,02,000, 1,02,000। उसके बाद फिर उसको इशू कर दिया गया इस माल को, कहाँ? प्रोडक्शन में। तो जब इशू किया तो ये हम ये एंट्री बनाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट। कितने का इशू हुआ माल? 88,000 का। और यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनडायरेक्ट माल कितना था? 15,000। तो 15,000 इधर इशू हो गया। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है 13,000 की, एज इट इज है, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ रखी भी है। ये अब जब जर्नल एंट्री से आप लेजर अकाउंट में जाएंगे ना, वहां पे फिर ओपनिंग इन्वेंट्री शो होगी। लेकिन अभी जर्नल में ऐसा कुछ भी आपको शो करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसी जर्नल की हम जब लेजर बनाएंगे, लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट का रूल आप लोग को पता है कैसे उत्पन्नति है? लेजर अकाउंट का रूल मालूम है? ये जर्नल एंट्रीज बनी है, ये जर्नल एंट्रीज बनी है, इसी को लेजर में कैसे आप कन्वर्ट करते हो? क्योंकि यही एंट्रीज ट्रैवल करती हैं, ट्रांजैक्शंस जो हैं सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? इकरा, आयशा, जल्दी से बताएं मुझे। नो, सबसे फर्स्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई चीज सेल हो रही है, मैंने ये मार्कर सेल किया, तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्राइम एंड प्राइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, जिसमें क्या क्या आ जाता है? सेल्स डे बुक, कैश डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल, ये सब प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड है। ठीक है, यानी सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, खट करके लिख लेंगे रफ में, फिर उसको एक प्रॉपर जर्नल की शक्ल देंगे जो कि हमने यहाँ पे दी और यहाँ पे भी दी। ठीक है, तो ये मैं सेम एंट्रीज यहाँ बोर्ड पे भी लिख दे रही हूँ। परचेजेस
अकाउंट डेबिट 1,02,000, और नीचे क्या लिखना है, पेबल्स, पेबल्स अराइज हो रहे हैं, पेबल्स अकाउंट क्रेडिट 1,02,000। यहाँ पे भी नंबर्स लिख दे रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने के थे, 15,000, और यहाँ पे 88,000, ऐसे ही है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जर्नल एंट्रीज मैंने बना ली, ट्रांजैक्शन यहां से अब किधर की तरफ जर्नी तय करेगा, लेजर अकाउंट की तरफ। तो लेजर अकाउंट में जाने का क्या कोई रूल है, यानी वही जर्नल अगर मैं अब लेजर अकाउंट बनाऊं तो क्या रूल है, क्या रूल फॉलो होगा, इस जर्नल को लेजर में कन्वर्ट करने का रूल क्या होगा, किसी को पता है? नहीं पता? अब आइए इसको समझते हैं। हमने ऊपर जो जर्नल एंट्रीज बनाई वो क्या क्या थी, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 88,000, फिर है अल्लाह भला करे आपका, बताइए, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 88,000, ठीक है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट 15,000, अगेन मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 15,000, और हमने बनाया परचेजेस एंड पेबल्स। जो चीजें डेबिट में जा रही हैं, जो चीजें क्रेडिट पे जा रही हैं, वो क्यों जा रही हैं, ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर है कि कौन सी चीज डेबिट पे जा रही है तो क्यों जा रही है, क्रेडिट पे जा रही है तो क्यों जा रही है, ये आप लोग को समझ आ गई, ये डायरेक्ट मटेरियल का एंट्री है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री है, ये बात समझ आ गई। अब हम सीखने जा रहे हैं कि ये जर्नल को हम टी अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे, उसका रूल क्या है, प्लीज गौर से देखिएगा और समझिएगा। हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कर रहे हैं, हर लाइन का एक नाम है। पहली लाइन का नाम है वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरी लाइन का नाम है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, फिर अगली लाइन का नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। तो ये बात याद रखिए कि जर्नल जो होता है ना, जर्नल, वो जब लेजर में तब्दील होता है तो हर नाम का लेजर अकाउंट खोलता है। क्या खोलता है, हर नाम का लेजर अकाउंट खोलता है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट मुझे टी अकाउंट खोलना पड़ेगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मुझे टी अकाउंट खोलना पड़ेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड का मुझे अलग लेजर खोलना पड़ेगा, परचेजेस का अलग खोलना पड़ेगा, और टेबल्स का अलग खोलना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक खोल के बता रही हूं कि रूल क्या है। हम खोलेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, ये मेरा लेजर जो है वो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का लेजर है, टी अकाउंट है। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। अब और से सुनिएगा रूल क्या है। रूल ये है कि आप पहले ट्रांजैक्शन को देखोगे और ट्रांजैक्शन में जिस नाम का लेजर है उस नाम को तलाश करोगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है मेरी ये, तो पहली ट्रांजैक्शन में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 88,000 है और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 88,000 है। तो चूंकि मैंने लेजर, लेजर का मतलब खाता, लेजर का मतलब किताब, खाता, जो मैंने खाता खोला है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का, मुझे बताइए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कौन सी साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिट साइड पे, ओके। सो व्हाट यू विल डू इन द मटेरियल कंट्रोल लेजर अकाउंट, यू विल गो ऑन द क्रेडिट साइड एंड व्हाट विल यू रिकॉर्ड कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट में गया क्यों, किसकी वजह से, वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप यहां क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 88,000, दिस इज द रूल। अब अगली ट्रांजैक्शन, बताइए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कौन सी साइड पे रिकॉर्डेड है, क्रेडिट साइड वंस अगेन। सो ऑन द क्रेडिट साइड आई विल गो इन द लेजर अकाउंट एंड व्हाट विल आई रिकॉर्ड, किसकी वजह से हो रहा है ये क्रेडिट साइड पे, प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से। कितना, 15,000। अब आइए तीसरी ट्रांजैक्शन पे, क्या तीसरी ट्रांजैक्शन में कहीं पे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मौजूद है,
नो, सो वी विल डू नथिंग। क्योंकि ये खाता मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, कि ये कहाँ कहाँ किस किस ट्रांजैक्शन में आया है। अब आइए हम क्वेश्चन पे वापस जाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि भैया के क्वेश्चन में कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड हो। तो जरा चेक कीजिए क्वेश्चन में, देखें कोई फैक्ट, कोई डेटा, कोई चीज रह तो नहीं गई कि जो मटेरियल से रिलेटेड। क्या? वो तो यहाँ पे हमने बनाया ना अकाउंट, बट परचेज अकाउंट और पेबल, इसमें तो नहीं आ रहा मटेरियल कहीं पे भी। ओपन इन्वेंट्री रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री, यस। ओपनिंग इन्वेंट्री का एक फैक्ट है जो मिसिंग है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास माल रखा हुआ है पहले से, तो जो माल रखा हुआ है वो यकीनन मटेरियल, उसकी उसकी अगर हम जर्नल बनाएंगे तो क्या होगा? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट। क्यों हमने ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अब ये माल गोदाम से निकल करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा चुके हैं। जब यहां पे रिकॉर्ड हुआ है तो ये वेयरहाउस में रखा हुआ है माल, और यहां से निकल के अब ये प्रोडक्शन में चला गया। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट। अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? सो अब यहाँ पे मुझे बताएं, लेजर में रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनी हुई है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कहाँ रिकॉर्डेड है? डेबिट साइड। सो ऑन द डेबिट साइड वी विल बी रिकॉर्डिंग ओपनिंग इन्वेंट्री। कितने की है? 13। 13। अब आइए परचेज। अब आपका बिल्कुल सवाल दुरुस्त है कि जब आपने परचेज किया तभी तो गोदाम में आया, यस और नो? तो परचेज अकाउंट, यकीनन ये मटेरियल परचेज हो रहा है, और यकीनन जब मटेरियल परचेज हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके पास, गोदाम में आ रहे हैं। कितने का आ रहा है? 1,02,000 का आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे पेबल्स अकाउंट 1,02,000 लिखोगे नहीं लिखोगे? इसको अगर हम हाईलाइट करेंगे, कौन सी साइड रिकॉर्ड है? डेबिट साइड। तो इसकी क्रेडिट साइड में क्या, डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? पेबल्स 1,02,000। माल आया तभी तो माल निकाला ना। माल के आए बगैर निकालोगे क्या हवा से? ओपनिंग इन्वेंट्री रखी हुई थी, कुछ माल खरीदा, फिर उसी में से निकाल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा। अब जरा इसका टोटल निकालिए इन दोनों का। 1,15,000 और 103. 103, विच इज द हैवियर साइड? डेबिट इज द हैवियर साइड। तो जो भी हैवियर साइड होगी ना, आपने उसी की वैल्यू लिखनी है दोनों जगह। 1,15,000। और कितने से कम है क्रेडिट साइड आपका? 12,000 से। तो आप यहाँ 12,000 लिखेंगे, और यहां पे आप लिखेंगे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। इस बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड को का दूसरा नाम है डेबिट बैलेंस। इसको अक्सर क्वेश्चन में, अक्सर एग्जामिनर जब ये नंबर मेंशन करेगा तो हो सकता है वो बोले डेबिट बैलेंस, या हो सकता है वो बोले क्रेडिट बैलेंस। तो अब आपको कैसे पता चलेगा एक बैलेंस है तो मतलब इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो इसका एक तो ये तरीका है कि आप बोलो ऑपोजिट, लेकिन इसका जो लॉजिक बनती है या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डेबिट साइड इज हैवियर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। क्योंकि ये बताता है कि आपका डेबिट हैवियर है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए जब डेबिट हैवियर है तो ये जाएगा कहाँ? क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस लगेगा। और जब यहां पे अगर फॉर एग्जांपल ये साइड हैवियर होती तो आप बैलेंस यहां पे लिख रहे होते, और उसको हम क्या बोलते? क्रेडिट बैलेंस। अंडरस्टूड? ये मैंने कुछ रूल्स बताए हैं आपको, फंडामेंटल्स बताए हैं लेजर के। क्लियर हो गई कहानी? जर्नल से लेजर में गई कैसे, गया कैसे, किस तरह रिकॉर्ड हुआ, और फिर डेबिट बैलेंस किसको कहते हैं और क्रेडिट बैलेंस किसको कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अब आइए हम देखते हैं कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं, एज पर द सम।
ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी तमाम चीजें सही हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब मुझे एक बात बताएं, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना कॉमन सेंस है। मुझे जर्नल एंट्रीज बना के बताएं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से वापसी आता है आपका ये माल, आपने जो माल भेजा वर्क इन प्रोग्रेस की शक्ल में, वो प्रोडक्शन ओवरहेड की शक्ल में, आपने माल गोदाम से निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भेजा, यस और नो? डायरेक्ट मटेरियल भी भेजा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी भेजा, यस और नो? तो वहां से कोई माल वापसी आ रहा है आपके गोदाम में, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? सुबह काम है, अपनी रिपेयरिंग काम, रिपेयरिंग कंट्रोल काम, ट्रैवल के और वर्क इन प्रोग्रेस को हटा के ट्रैवल कुछ हटाना नहीं है और बस उलट करना है। कुछ भी हटाना नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट करना है। मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट साइड रिकॉर्डेड है, उसको उलट करके डेबिट कर दोगे, क्योंकि अब माल वापस आ गया गोदाम में। डेबिट साइड, जब माल वापस आया है गोदाम में, तो आपका गोदाम बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। और वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि पहले उसको आपने डेबिट किया था। उलट हो जाएगी, दोनों एंट्रीज क्या हो जाएंगी? उलट हो जाएंगी जब माल रिटर्न आएगा फैक्ट्री से। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गई कहानी? कोई सवाल यहां तक? एनी डाउट्स? क्रिस्टल क्लियर हैं चीजें? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, इसको खुद से कीजिए, देखिए क्या जहन में आ रहा है, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी एक ट्रिक मैं आपको दे दूं ये सवाल करने की, कि जब भी इस तरह का कोई जर्नल एंट्री का सवाल आता है ना, आप सवाल देख के पहले जो आपको लग रहा है वो आप अपनी एंट्री बना लो, बाद में ऑप्शंस देखो। पहले एंट्री बना लो, फिर आप ऑप्शंस के साथ कंपेयर करो कि भाई मेरी एंट्री किस ऑप्शन के साथ सिमिलर है, मैच हो रही है। पहले ऑप्शंस देखोगे तो सब दिमाग से ऊपर नीचे हो रहा होगा।
Done? क्या आंसर है? But here we इकरा, आयशा, बताइए आंसर। The C. C. कम ऑन। C. माशाल्लाह, क्या हुआ? सन्नाटा छा गया। Charlie, चार्ली। but mistake state. क्या मिस्टेक? Question one, because in that question on my dad, so rules are managed together. सही, द करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ मिस? तो कुछ भी नहीं है, वही एंट्रीज है जो हमने बनाई है, दो एंट्रीज को कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन कैसे किया गया? अब जैसे कि आप उधर देख सकते हैं और यहाँ पे भी जो हम फर्स्ट एग्जांपल कर रहे थे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 88,000, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 88,000, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। कॉमन लाइन कौन सी है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, जो कि क्रेडिट साइड पे आ रही है, यस और नो? तो आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके लिख सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 88, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 15, एंड नीचे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 1,02,000 क्रेडिट। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको कंबाइन किया जा सकता है। तो यहां भी वही चीज हुई है कि दो अलग अलग एंट्रीज आप लोगों ने यकीनन बनाई होगी, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट विच इज 67,400, और आपने नीचे लिखा होगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 67,400। इसी तरह आपने प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट 12,600, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 12,600। तो अब ये दो ट्रांजैक्शंस जो अलग अलग दो जर्नल एंट्रीज आपने लिखी हैं, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? द मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, इट्स द कॉमन डिनोमिनेटर। तो जो चीज कॉमन है उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 67,400, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट 12,600, एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, और इसका टोटल निकाल लीजिए, टोटल वुड बी 80,000। ठीक है?
यहां तक बात समझ आई? क्लियर है कि आप दो एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं एक शर्त पे, जब उसका कोई एक डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम हो। डिनोमिनेटर क्रेडिट साइड सेम हो, या न्यूमरेटर यानी कि डेबिट साइड सेम हो। नेक्स्ट, यहां तक हमने रिकॉर्डिंग का पार्ट कर लिया, मटेरियल्स का रिकॉर्डिंग का पार्ट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग मींस व्हाट। अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन, दोनों चीजें हैं। तो हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो अभी हमने मटेरियल का अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग सीख ली है कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कहाँ होगी, किस खाते में होगी, डेबिट साइड पे होगी, क्रेडिट साइड पे होगी, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, देख लिया हमने। अब हम वैल्यूएशन वाली साइड को देखेंगे कि इसकी वैल्यूएशन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। तो वैल्यूएशन के लिए थ्री टेक्निक्स है जो हमें सिखाई जाती है। नंबर वन इज फीफो, नंबर टू इज लीफो, एंड नंबर थ्री इज वेटेड एवरेज। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट फर्स्ट इन इन, फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया उसको पहले बेचो, जो माल बाद में आएगा उसको बाद में बेचो। सिंपल कहानी। तो ये कौन से बिजनेसेस के लिए ज्यादा फ्रूटफुल तरीका है? रेस्टोरेंट्स के लिए, सुपरमार्केट्स के लिए, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी एक्सपायरी बहुत शॉर्ट पीरियड की है। द एडिबल्स जो कि एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगी, 5 दिनों में एक्सपायर हो जाएगी, 2 दिनों में एक्सपायर हो जाएगी। तो जो माल पहले आया है उसको पहले निकालो, और जो माल बाद में आया है उसको बाद में निकालो। वाई? बिकॉज एक्सपायर हो जाएगा, नहीं तो पड़े पड़े नुकसान हो जाएगा। सो दैट्स वेयर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कम्स इन। व्हाट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट? जो लास्ट में है उसको पहले निकालो। जो लास्ट में आया, जो लेटेस्ट माल आया है उसको पहले निकालो, और जो सबसे पुराना माल पहले का रखा हुआ है उसको बाद में निकालो। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेटेस्ट माल पहले निकलेगा, पुराना माल बाद में निकलेगा। दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कौन से बिजनेसेस के लिए फ्रूटफुल है? ये उन बिजनेसेस के लिए फ्रूटफुल है जो कि नॉन करंट एसेट्स जैसे चीजें बनाते हैं, लाइक एसीज, गाड़ियां। ठीक है। जो माल लेटेस्ट है वो पहले निकलता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बल्की होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 एसी मैन्युफैक्चर होके रखे हैं, और ये आपका गोदाम है, ये जो क्लासरूम है ये गोदाम है, यहाँ पे एसी मैन्युफैक्चर करके आपने स्टोर किए हैं। तो अब जाहिर है गेट वहां पे है, आप रखना यहाँ से शुरू करोगे, रखते 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 गेट तक जब तक पहुंचोगे तो कमरा फुल हो चुका होगा। अब कस्टमर आ रहे हैं तो सबसे पहले वही निकालोगे ना जो आगे तुम्हारे पास रखा हुआ है माल, या बिल्कुल पीछे घुस के निकालोगे? पीछे तक पहुंचना मुश्किल है। तो जो सामने सामने रखे हैं उसको पहले निकालोगे, फारिग कर रहे होगे। सो दैट्स हाउ लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑल्सो ऑपरेट्स। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, वेटेड एवरेज प्राइसिंग मेथड। वेटेड एवरेज का नाम इटसेल्फ आपको कह रहा है कि ये एवरेज निकालेंगे हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। प्राइसिंग मेथड, एवरेज निकलेगा। ठीक है। जो पहले आया और जो लास्ट में आया दोनों का एवरेज हम निकालेंगे और एवरेज कॉस्ट पे बेचेंगे माल को। ठीक। अब आइए, वेटेड एवरेज के दो मेथड्स हैं जो कि जब हम ये करेंगे तो फिर दो मेथड्स पे आएंगे। सबसे पहले हम फीफो और लीफो की एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। अभी आपने सिर्फ समझना है, ठीक है? कुछ भी आप लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ समझेंगे, और उसके बाद ही हम, मतलब आपको उसमें लिखने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, समझने की ज्यादा जरूरत है। घर जाके आप इस पूरे सम को दोबारा से रीसॉल्व करेंगे, ट्राई आउट करेंगे खुद से। अभी सिर्फ समझने पर फोकस कीजिएगा। बहुत आसान है। ऑलराइट। हमारे पास ये एग्जाम्पल सम है, और इस एग्जाम्पल सम को हम फॉलो करते हुए फीफो भी कर रहे होंगे और लीफो भी कर रहे होंगे, दोनों कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे है क्या क्या चीजें, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है, ठीक है? और ये ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं कि फर्स्ट में को ओपनिंग बैलेंस था ये, इतनी क्वांटिटी थी, इतने ये यूनिट कॉस्ट थी, ये टोटल कॉस्ट थी। फिर
रिसीट्स यानी कि माल आया, 3 तारीख को माल आया, 400 यूनिट्स आए, कितने के आए? $2.1 के आए। टोटल कॉस्ट क्या थी? 840। इश्यूज, हमने माल भेजा, 4 तारीख को माल भेजा, कहाँ भेजा? प्रोडक्शन के लिए भेजा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा, या सेल करने भेजा? लेकिन आपके गोदाम से वो माल निकल गया। जब गोदाम से माल निकल गया उसको हम क्या कहते हैं? इश्यूज। 4 तारीख को इश्यूज हुए 200 यूनिट। अब हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले तमाम इश्यूज को ना हाईलाइट कर लेना है कि माल कब कब निकल के गोदाम से जा रहा है। तो इश्यूज की पहली तारीख कौन सी है? 4 तारीख। दूसरी तारीख कौन सी है? 11 तारीख। तीसरी तारीख कौन हाँ, सी है? 20 तारीख। तो अब यहाँ 20 पे तारीख। मसला ये है कि इशू में हमें पता ये लगाना है कि हमारी इशू प्राइस क्या होगी। माल जो हम भेज रहे हैं या बेच रहे हैं वो कितने का भेज रहे हैं या कितने का बेच रहे हैं। तो उसके लिए पहली वैल्यूएशन टेक्निक हम सीखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया उसको पहले बेचो, और जो बाद में आया उसको बाद में बेचो। तो पहली 4 तारीख आती है, 4 तारीख को हमें कितना माल भेजना है? 200 यूनिट्स। तो 200 यूनिट्स हम पहले कहां से भेजें? ओपनिंग से। 100 यूनिट्स हम ओपनिंग से भेजेंगे। 100 यूनिट्स कितने के आए थे? $2 के। तो हम $2 के बेचेंगे। फिर अगला 200, अगला 100 यूनिट हम यहां से उठाएंगे, जो 3 तारीख में माल आया था हमारे पास। तो 100 यूनिट यहां से उठाएंगे, पीछे कितना बच गया? 300। 300। 100 यूनिट हम कितने के भेजेंगे या बेचेंगे? 2.1 के हिसाब से। ठीक। अब आइए अगला इशू। ये 200 हो गया, फारिग हो गया। अब अगला इशू कब है? 11 तारीख। 11 तारीख को कितना माल भेजना है? 400। 4। अब ये जो 200 यूनिट्स भेजने हैं ये मैं कहाँ से भेजूं? ये वाला माल तो खत्म हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री खत्म। यहाँ पे 300 बचा है, और यहाँ पे 300 9 तारीख को मजीद आया है। तो बताओ 400 कहाँ से निकालूं? यस, यस, 400 मुझे माल भेजना है, तो सबसे पहले ये 300 मैं लेके भेजूंगी। तो ये 300 कितने का? 2.1 का। उसके बाद फिर नेक्स्ट 100 यहां से लिया जाएगा, यस और नो? तो यस। ये जब मैंने 100 भेज दिया, कितने का भेजा? 2.12। पीछे कितने बच गए? 200 यूनिट्स। अगला इशू 20 तारीख, 100 यूनिट्स भेजने, कहां से निकालूं? 200 जो बचे थे उससे। यस, वेरी गुड। तो 200 में से 100 निकल गए, पीछे कितना बचा? 100। तो जो 100 है वो कितने का? 2.12। अब बताइए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची मेरे पास? यहाँ पे 100 यूनिट 100। बचे, ठीक है। और यहाँ पे 18 तारीख को मजीद 100 रिसीव हुए थे, तो 100 प्लस 100 कितने हो गए? 200। 200। 200 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। 100 कितने की है? 2.12 की। बाकी 100 कितने की है? 2.4 की। क्लियर? ये है फर्स्ट एंड फर्स्ट। यस। अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लीजिए। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। पहला कॉलम इशू, दूसरा कॉलम क्वांटिटी इशूड, तीसरा कॉलम वैल्यू। चार, मैंने क्या बोला था पहले कि आइडेंटिफाई ऑल द इशू डेट्स। तो पहली इशू डेट 4 तारीख को 200 यूनिट्स भेजने हैं। कहाँ से भेजे? ऊपर हमने देख लिया था कि $100 के भेजे ओपनिंग इन्वेंट्री से, और फिर 3 तारीख को जो माल आया है 2.1 के हिसाब से उससे भेजे। तो ये आपके पास वैल्यू निकल करके आ गई $200 और 210। इसका जब आपने टोटल किया तो आपके पास 410 आ गया। क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर? अब आइए 11 तारीख। अगेन 11 तारीख का भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। 11 तारीख को कितना माल भेजना है हमने? 400। कहाँ से भेजे? 300। जो बच गया, जो आया था 3 तारीख को माल, कितने का? 2.1। बाकी 100 यूनिट्स 2.12। दोनों को एडअप किया, कितना आ गया? 842। 20 तारीख, 20 तारीख को दोबारा इशू करना है, कितने? 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स किसमें से करें? 2.12। कितने का है? 212। इसका फिर टोटल निकाला तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1464। क्या आ गया? 1464। इस 1464 को पता है क्या बोलते हैं? इस 1464 को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इशूज। क्या बोलते हैं?
कॉस्ट ऑफ इश्यूज, यानी जो जो माल इशू किया वो कितने का किया, वो टोटल 1464 का इशू किया। उसके बाद आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि 200 यूनिट्स थे, 100 2.12 के हिसाब से और 100 2.4 के हिसाब से, दोनों को एडअप किया 452। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। यस और नो, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इश्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 1916 आएगा, विच विल बी द टोटल। ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब आइए, आपका ये सवाल हो सकता है कि मैम एग्जाम में तो 2 मार्क का सवाल आएगा, इतना बड़ा सवाल हमें करना है, इतना बड़ा आएगा। नहीं बेटा, इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, 2 मार्क का होगा, बहुत छोटा सा होगा। हाँ, लेकिन ये बड़ा सवाल तुम्हें घर पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि इसमें से कोई भी छोटा सा पार्ट आता है तो तुम सॉल्व कर सको। और छोटा सा पार्ट क्या आएगा, हो सकता है आपको बोला जाए कॉस्ट ऑफ इशू पता करके बताओ, दैट्स ऑल। हो सकता है आपको बोला जाए क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ क्या है। हो सकता है आपको बोला जाए, आपको कॉस्ट ऑफ इश्यूज भी गिवन हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू भी गिवन हो, और आपसे बोला जाए कि टोटल तो बताना। ठीक है, तो कुछ भी इसमें से आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि कॉस्ट ऑफ इशू कैसे निकाला, ये 1464 कैसे आया, और इस 1464 को कॉस्ट ऑफ इशू कहते हैं। ये बात मालूम होगी तो आप एग्जाम में ये सॉल्व सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और ये फीफो मेथड है। ठीक है, तो क्लियर है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आपको क्लियर है। यस बस। फीफो क्लियर है। अब आइए लीफो पे आइए, सेम एग्जाम्पल सम, सेम एग्जाम्पल सम। ठीक है, अब हम सेम एग्जाम्पल सम पे दोबारा जा रहे हैं, और यहाँ पे अब हम इसको दोबारा करेंगे लीफो मेथड से। अगेन लीफो मेथड भी करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द इश्यूज। इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए, 4 तारीख को 200 यूनिट्स भेजने हैं। कहाँ से भेजे, लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में आया माल वो पहले जाएगा। तो कहाँ से निकालें, कहाँ से निकालें, तारीख बताएं। रॉन्ग, 3rd में। भाई आप 4 तारीख पे खड़े हो, आप 18 तारीख से माल कैसे निकाल सकते हो। आज की तारीख 4 तारीख है, आज आपको गोदाम से माल निकाल के भेजना है। आप कहाँ से भेजोगे, 18 तारीख से, फ्यूचर में जाके लेकर आओगे माल। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो आप 3 तारीख का माल भेजोगे, जो सबसे लेटेस्ट आया था आपके पास, वही तो मौजूद है। अभी आप 18 तारीख तक तो पहुंचे भी नहीं हो, आप तो खुद 4 तारीख को खड़े हो और माल निकालना है। तो 4 तारीख को जब माल निकालना है तो कहाँ से निकालोगे, 3 तारीख से निकालोगे। 3 तारीख, 400, पीछे कितना बचा, 200। दो। 200 को मल्टीप्लाई करोगे 2.1 से। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट इशू डेट 11 तारीख, 400 यूनिट्स इशू करने हैं, कहाँ से इशू करें। 9 मई में से 300 निकाल देंगे तो पीछे कुछ नहीं बचा। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय 2.12, और बाकी 100 यूनिट्स 3rd तीन में में से से। निकालेंगे। ठीक है, 100 यूनिट्स यहां से निकालेंगे तो पीछे 100 बच जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2.1। अच्छा, फिर नेक्स्ट 20 तारीख, 20 तारीख को 100 यूनिट्स भेजने हैं, कहाँ से भेजें भाई, 18 तारीख से डायरेक्ट भेज दो, और मल्टीप्लाई बाय 2.4। क्लियर, ये हमारा लीफो हो गया। अब आइए जरा इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। एज यू कैन सी, अगेन इशू डेट, क्वांटिटी इशूड, वैल्यूएशन। इशू डेट 4 तारीख को 200 यूनिट्स, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.1। फिर 11 तारीख को 400 यूनिट्स, 300 मल्टीप्लाई बाय 2.12, 100 मल्टीप्लाई बाय 2.1। ये सब अब आपको समझ आ रहा है, ये सब कैसे आ रहे हैं जो हमने ऊपर किया है। ठीक है, ये 846 आ गया, और बाकी 20 तारीख को 100 यूनिट्स एट द रेट 2.4, तो ये 24। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 1506 आएगा, विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इशूज। पीछे जो माल बच जाएगा 200 यूनिट, उसकी वैल्यू निकालोगे अगेन लीफो मेथड से, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाई जाएगी 410।
कॉस्ट ऑफ इश्यू में क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू ऐड करोगे, आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? लीफो मेथड क्लियर? अब आइए वेटेड एवरेज मेथड। सेम सवाल, ऊपर का सेम एग्जांपल कैसे यहां पे सॉल्व हो रहा है, इसकी प्रेजेंटेशन देखिएगा। जी, अब आप इसकी प्रेजेंटेशन देखिए वेटेड एवरेज मेथड की। तो आपको यहां पे नजर आएगा कि डेट लिखा हुआ है, रिसीव्ड यूनिट्स, इशूड यूनिट्स, बैलेंस यूनिट्स, टोटल इन्वेंट्री वैल्यू एंड यूनिट कॉस्ट। तो आपने सेम जो ऊपर एग्जाम्पल में चीजें हैं वो सब लिखनी है एज इट इज। ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स, टोटल की वैल्यू क्या है $2 के हिसाब से 200। ओपनिंग इन्वेंट्री 3 तारीख को 400 यूनिट्स रिसीव हुए, कितने के? 2.1 के हिसाब से 840। 4 तारीख को आपने इशू करना है 200 यूनिट्स। तो अब आप क्या करोगे, आप जो ओपनिंग इन्वेंट्री है और 3 तारीख को जो माल आया है उसको एड अप करोगे। एड अप किया 1040 आ गया। तो 100 यूनिट्स प्लस 400 यूनिट्स किया, कितना आ गया? 500 आ गया। तो ये आपका टोटल वैल्यू आ गई माल की जो इस वक्त गोदाम में है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी आ गए जो इस वक्त गोदाम में हैं। अब इसको आपस में डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड 1040 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 500। तो इससे आपके पास आंसर आएगा 2.08। दिस इज योर वेटेड एवरेज प्राइस। यानी यहां पे ना आपने लीफो फॉलो किया ना फीफो, बल्कि एड अप करके और डिवाइड करके टोटल क्वांटिटी से आपने एक न्यू प्राइस निकाली कि इस प्राइस पे अब आप माल भेजोगे। कौन कौन सा माल भेजोगे? 4 तारीख को जो 200 यूनिट्स भेजने हैं ना, वो 2.08 के हिसाब से आप भेजोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 416। तो ये तो अब आपने भेज दिया, तो जब भेज दिया तो इसको ऑब्वियसली आप क्या करोगे? माइनस। तो माइनस किया 1040 से, आपके पास आंसर क्या आया? 624। और 500 में से 200 माइनस किया, आपके पास कितनी क्वांटिटी बची? 300। नेक्स्ट डेट 9th, 9th मई को रिसीव किए 300 यूनिट्स, कितने के? 2.12 के हिसाब से। टोटल कितना बना? 636। 11 तारीख को फिर आपने क्या करना है? इशू, भेजना है। जब भेजना है तो आपको टोटल करना पड़ेगा कि इस वक्त गोदाम में कितना टोटल बचा हुआ माल है। तो आप क्या करोगे? 624 प्लस 636, आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 1260। ओके। और इसी तरह यूनिट्स 300 बचे हुए थे और 300 मजीद आपने रिसीव किए, तो 600 यूनिट्स। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 1260 डिवाइड बाय 600, यू विल गेट द प्राइस 2.10। दिस इज योर वेटेड एवरेज प्राइस, जिसपे ये 400 यूनिट्स अब आप भेजोगे। तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 400 विल गिव यू 840। अब ये गोदाम से कम हो गया तो 840 इसको क्या करेंगे आप? डिडक्ट कर लेंगे, माइनस। तो आपके पास वैल्यू कितनी बची पीछे? 420, और यहाँ पे यूनिट्स 600 माइनस 400 200। गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है कैसे हो यस। रहा है ये? फिर 18 तारीख को 100 यूनिट्स रिसीव किए आपने, और 20 तारीख को आपने 100 यूनिट्स दोबारा इशू करने हैं। तो कहाँ क्या कैसे इशू करें? जो पहले का माल रखा है उसको तो एडअप करें। तो आप एडअप करेंगे यहाँ पे 420 प्लस 240, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 660। और यहाँ जब आप 200 प्लस 100 एडअप करेंगे तो आपको यहाँ क्वांटिटी मिल जाएगी 300। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे एवरेज प्राइस मिल जाएगी 2.2। फिर उस 2.2 को आप 100 यूनिट्स जो है वो 2.2 पे आप बेचोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आ गया, और ऑफ कोर्स फिर आप माइनस करोगे। तो अब जो आपके पास माल बचा है जब क्लोजिंग, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू है। और यहाँ पे जो आपने माल भेजा जितने का भी, उसको आपने एडअप किया, तो ये आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ इश्यूज। कॉस्ट ऑफ इश्यूज, दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड दिस इज द टोटल वैल्यू। सेम है।
होने चाहिए। सेम। अब हम इसके नोट्स में पढ़ेंगे बाकी चीजें, लेकिन एक दफा कैलकुलेशन समझ आ गई किस तरह हो रही है। अच्छा, अब आपने घबराना नहीं है कि भाई इतना बड़ा समय नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ ये समझना है आपने। इसका कोई भी एक छोटा सा एक्सर्प या एक्सट्रैक्ट आ सकता है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन आपको जब तक ये पूरा समझ नहीं आएगा तब तक आप वो छोटा सा एक्सर्प या एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओ। अब आइए, हमने इसकी कैलकुलेशन वाइज लीफो फीफो और एफको देख लिया है। अब हम इसके कुछ थियोरेटिकल नोट्स को देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप ये फीफो के नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स फीफो के, इकरा पढ़िएगा फर्स्ट पॉइंट। The cost of materials issue plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of opening inventory. वेट वेट 1916. वेट वेट, फीफो का पहला पॉइंट पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब लीफो का पहला पॉइंट पढ़िए। लीफो का पहला पॉइंट पढ़िए, नोट्स। The cost material कॉस्ट ऑफ issued plus मटेरियल्स issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of opening inventory. ठीक है। अब आप वेटेड एवरेज का फर्स्ट नोट पढ़ेंगे। The cost of materials issued plus the value of closing inventory equals the cost of purchases plus the value of opening inventory. क्या पता चला पहला नोट पढ़ के? किसी को कुछ पता चला? पहला नोट का जो पॉइंट है वो तीनों टेक्निक्स का सेम टू सेम है, कॉपी Yes. पेस्ट। जब सेम टू सेम है, 3 टाइम्स टेक्स्ट बुक में ये मेंशन्ड है, तो नंबर वन इसकी इंपॉर्टेंस जाहिर हो रही है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। एंड नंबर टू, इसको जब आप देखेंगे, इट्स अ फॉर्मूला, इट्स अ बेसिकली इक्वेशन जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। क्या इक्वेशन है? कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स इशूड प्लस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री किसके बराबर होगी? विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेजेस प्लस द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इस फॉर्मूला को अपने पास लिख लीजिए, इस इक्वेशन को लिख लीजिए। अब ये 2 मार्क का सवाल इसमें से आ सकते हैं। हो सकता है आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड की वैल्यू गिवन हो, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन हो, परचेजेस की वैल्यू गिवन हो, और आपसे बोला जा रहा हो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो। तो तब आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए ताकि इसको आप अप्लाई करोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, प्लीज इसको अपने पास लिख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ परचेजेस प्लस द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी ये तीनों टेक्निक्स के लिए ये एप्लीकेबल इक्वेशन है। सेकंड पॉइंट आयशा पढ़िए, फीफो का। In a period of inflation, there is a tendency with FIFO for materials to be issued at a cost lower than the current market value, closing inventories to be valued at a cost approximating to current market value. क्या बात हो रही है यहाँ पे? कासिम समझाइएगा सेकंड पॉइंटर। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है मानू? बताइए, आपको पता है? महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? महंगाई। जी कासिम कंटिन्यू। Before should have a slower current market value. Material at a cost lower than the current market value. Individual material dynamics is some that पहले भी situation. यस, वेरी गुड। बताया ये जा रहा है कि महंगाई के दौर में
अगर कोई इदारा फीफो का मेथड फॉलो कर रहा है तो यकीनन जो माल उसने सबसे पहले मंगवाया होगा वो जरा कम कॉस्ट का होगा, और इस वक्त जो मार्केट रेट्स चल रहे हैं वो महंगे होंगे क्योंकि महंगाई का दौर है। तो कहा यह जा रहा है कि जो भी माल आप इशू कर रहे हो उसकी कॉस्ट लोअर होगी देन द करंट मार्केट वैल्यू, एंड जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी वो करंट मार्केट वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर होगी, क्योंकि आखिर में वही माल बचा हुआ होगा ना जो लेटेस्ट आया हुआ होगा। तो लेटेस्ट यानी मार्केट वैल्यू के बराबर होगा वो, उसकी कॉस्ट। क्लियर? अब आइए सेकंड पॉइंट कासिम पढ़िए, लीफो का। period of inflation during the fantasy for the following quarter. Material are issued at a price which approximately to current market value. Meaning, जी बिल्कुल। से ये जो current market value है, approximately वही उससे हम ले लेंगे, जो भी आया है उसको पहले से ही लेना। तो कॉस्ट ऑफ इशू जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली मार्केट वैल्यू के बराबर ही होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट आया है वो ही आप पहले बेच रहे हो, तो जो लेटेस्ट आया है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही बेच रहे हो। ठीक है, वो करीब तरीन होगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री Before we लीफो का। closing inventories become under value when compared to market value. Closing inventories में हमारे पास under value Obviously. और नहीं, बाद में नहीं, वो पहले इसका रखा हुआ माल है जो अभी तक हमने सेल ही नहीं किया, वो बच गया। तो जो वो बच गया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मार्केट वैल्यू से बहुत कम शो हो रही होगी। यस और नो? अब आइए वेटेड एवरेज, मानूर वेटेड एवरेज के नोट्स पढ़िए। यस, क्यूम्यूलेटिव gradually lag a little behind at the date of issue, little below current market value। क्या मतलब? एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज मार्केट वैल्यू से कम ही होगा, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इशू का हो चाहे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का हो। क्लियर? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम? अब ये थियोरेटिकल आप मुझसे पूछ सकते हो मैम अपने थियोरेटिकल नोट्स क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल आ सकती है बेटा। ट्रू एंड फॉल्स में आपको थ्योरी पूछी जा सकती है, तो आप ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं लीफो फीफो और एफको के लिए। अब आइए वेटेड एवरेज में दो तरह के मेथड्स हैं, एक तो वो मेथड है जो हमने देखा, और एक ये मेथड है चूंकि जो हमने मेथड देखा ये वेटेड एवरेज का, ये देखो ना, अभी तो सिर्फ हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हमें लग रहा है ओ माय गॉड इतना बड़ा। अब आप इसको रियल लाइफ में लेकर जाओ तो रियल लाइफ में सिर्फ 4-5 ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही ना, इशू है, रिसीवल है। सुपर मार्केट की एग्जांपल सोच लो ना, रोज कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है। तो उसमें अगर हम वेटेड एवरेज फॉलो करने लग गए तो बस हम पागल ही हो जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन वेटेड एवरेज खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरी टेक्निक है, दूसरा ऑल्टरनेट है जिसको बोला जाता है पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग, जिसमें क्या किया जा रहा है, फॉर्मूला लगाया जा रहा है और फॉर्मूला के जरिए इतने लंबे प्रॉब्लम्स हमको आसान बना के जरा किया जा रहा है। क्या है फॉर्मूला? अपने पास लिख लीजिए, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग का फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स इन द पीरियड, यानी तमाम रिसीट्स को एड अप कर लिया, प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को ले लिया, द होल थिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन द पीरियड, जितना माल रिसीव हुआ पूरे पीरियड में, प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इससे आपके पास बहुत जल्दी से फटाफट से एक वेटेड एवरेज प्राइस निकल करके आ जाएगी विच इज 2.129। यानी इसी प्राइस पे अब आप जो भी माल इशू होगा इशू करोगे। बार बार आपको वो ऊपर जो वेटेड एवरेज आप कर रहे थे वो बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका इन्होंने बता दिया। अब ये शॉर्टेस्ट तरीका 2 मार्क के सवाल में आ सकता है, बड़ा वाला नहीं आएगा मगर ये आ सकता है। ठीक है, तो ये 2.129 इशू प्राइस। अब इस प्राइस पे आप देखो, इस प्राइस अभी यहां तक सवाल खत्म नहीं हुआ। डेट ऑफ इशू लिखेंगे, 4 तारीख को इशू हुए, कितने यूनिट्स, 200 यूनिट्स, कितने के हम बेचें,
ये निकाला ना 2.129, इसका टोटल लिख लें। फिर 11 तारीख को 400 यूनिट्स इशू करने हैं, इतने के 852, फिर 100, ये आपका कॉस्ट ऑफ इशूज आ गया। फिर उसके बाद ये आपका ओपनिंग ये आपका टोटल आ गया, और ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 200 यूनिट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.129 से, तो 425 आ जाएगा। क्लियर? यानी वेटेड एवरेज का सवाल भी आ सकता है, और जो कि इस तरह से होगा। इसमें अब आप लोग घबराइएगा नहीं, जब आप एग्जाम में जाओगे हो सकता है टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाए, और टेक्स्ट बॉक्स में ये जो 2.129 है, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स हो, इसमें आपने नंबर फिल करने हैं। तो वो नंबर आप कैसे फिल करोगे? ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको बताएगा कि वेटेड एवरेज से निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ये निकालोगे, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में ये डिजिट डाल दोगे। टेक्स्ट बॉक्स का मसला ये होता है कि ये जो देखो ना 2.129 है आंसर, अब आपने 2.1 लिख दिया, तो हो सकता है रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वहां तो एआई है ना, एआई में जो एग्जैक्टली फिगर डाली गई है आपने अगर वही डालोगे तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हालांकि अगर कोई ह्यूमन चेक करेगा इसको, टीचर, तो उसको करेक्ट करेगा, लेकिन चूंकि एआई है तो आपको एग्जैक्टली वही डालना है जो एआई डालेगा। तो एआई क्या डालेगा? यूजुअली हम कहते हैं कि 2 डिजिट्स तक डालो, सिर्फ 2 डिजिट्स तक। लेकिन अगर सवाल आपको स्पेसिफिकली, बाज औकात कुछ सवाल में मेंशन्ड होता है कि आप अगर डेसिमल में आंसर आए तो होल नंबर ले लेना, राउंड ऑफ कर लेना, बाज औकात मेंशन्ड होता है सवाल में। तो फिर आप ये नहीं करना कि नहीं मैम ने तो बोला था 2.12। आप सवाल पढ़ो, एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। एग्जामिनर ने कहा राउंड ऑफ करो तो राउंड ऑफ कर दो, 2 लिख दो, बस खत्म। अगर एग्जामिनर ने कहा नहीं, टू द डेसिमल प्लेसेस वैल्यू 2, तो फिर 2.12 लिखो। और अगर सवाल खामोश है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बेहतर ये है कि अगर सिर्फ 3 डिजिट्स हैं तो सारे डिजिट्स लिख दिए जाएं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो यू स्टिक टू 2.12। ठीक है? क्लियर? अब आइए नेक्स्ट। विच मेथड इज करेक्ट? कौन सा मेथड फॉलो करें, लीफो, फीफो या एफको? कौन सा सबसे जबरदस्त मेथड है? तो इसका जवाब है कि कोई भी नहीं। हर बिजनेस का नेचर अलग है, हर कारोबार का नेचर अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो कहीं पे फीफो यूज होगा, कहीं पे लीफो यूज होगा, और कहीं पे एफको यूज होगा। क्लियर? सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस गिवन हैं, ये आपने खुद से गो थ्रू करने हैं कि लीफो में करने में क्या फायदा है, क्या नुकसान आते हैं। ये सब कॉमन सेंस है जो कि हमने अपनी लेक्चर में ही आज डिस्कशन में इसको हम लेकर आए हैं कि ऑब्वियसली कि जहां पे एक्सपायर हो रहे हैं गुड्स, तो वहां तो फायदा यही है ना कि फीफो फॉलो किया जाए। फीफो आसान भी है समझना, ऑन दी अदर हैंड लीफो भी आसान है, लेकिन लीफो में ये है कि फिर लेटेस्ट प्राइस वाला होता जाएगा, और जो बिल्कुल क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगी उसकी वो बिल्कुल मार्केट वैल्यू से कम होगा उसकी वैल्यू। ठीक होगी कहानी? यहां तक हमारा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें रिकॉर्डिंग का एलिमेंट भी हमने देख लिया और वैल्यूएशन का एलिमेंट भी हमने सीख लिया। फिनिश। अब जो अगला शुरू होगा वो लेबर का शुरू होगा, लेबर की अकाउंटिंग अब हम सीखेंगे, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। इस चैप्टर में कंबाइन किया हुआ है दो चीजों को, मटेरियल और लेबर को। तो हमने आज मटेरियल का कंप्लीट कर लिया है, अगली क्लास में हम लेबर का शुरू करेंगे। क्लियर? कोई सवाल यहां तक? नो। ऑल राइट, अभी आपने क्लास छोड़ के बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जाना है। एक सेकेंड रुकिएगा।